तो ये एक चीज हो गई। अग्नि अच्छा रहे तो किसकी वजह से रहता है? वात की वजह से। उसको अग्नि सखा बोलते हैं वायु को, है ना। और उससे गति है। हमें ऐसा लगता है कि चल गुण वात का है तो सिर्फ वात के प्रति चल गुण का सोचना चाहिए, नहीं। अग्नि की जो व्युत्पत्ति बताई है, निष्पत्ति उसकी जो है शब्दों की, तो उसमें भी गति अग्नि की भी रहती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अग्नि की भी गति है, वायु की गति है, दोनों गतियां मिलकर कोष्ठ शाखा संबंध जो है वो दोषों का लगा देती है। इसलिए व्यायामात उष्मणात ऐष्ण्यात हीतस्य अनुचरणात कोष्ठात शाखा मलयांची द्रुतत्वात् मारुतस्य च, ऐसा बताया। व्यायाम से क्या हो जाएगा? उष्णते से क्या हो जाएगा? अहित कर सेवन अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो उससे कोठों से लेकर जो चीज़ें वो शाखाओं में ली जाती है और बीमारियां हो जाती है। तो उसको उल्टा अगर घुमाना है तो आपको लंघन करना होगा, आपको प्राणायाम करने होंगे, आपको दवा लेनी पड़ेगी, आपको पंचकर्म का पहले वाला स्नेहन स्वेदन और पाचन जो है वो उपक्रम करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है शाखाओं में आना शुरू हो जाएगा और बीमारी मिटना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात है। इसलिए व्यायाम दो तरह के अभी हो गए, एक कोष्ठ व्यायाम, दूसरा शाखा व्यायाम। तो सब आयुर्वेदीय और सनातन धर्म के जो व्यायाम है वो सब कोष्ठ व्यायाम है, उसमें जल्दबाजी नहीं रहती। कोई सर्वांगासन करता है और साइकिल जैसा ऐसा ऐसा करता है, गलत है वो। पतंजलि को ये अपेक्षित नहीं है, स्थिरता होनी चाहिए। 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक अगर आपका आसन सिद्ध होता है तो उसको बोलते हैं सिद्धासन, है ना। 15 मिनट में हाथ पाँव इधर उधर हिल गए तो ये हो नहीं सकता। इसलिए प्राणायाम धीरे गति से जो किए हुए वो, जो अभी बताए वो योगासन, सूर्य नमस्कार धीरे धीरे किए हुए, ये सब शाखा कोष्ठ व्यायाम है। अभी बाकी डंबल, वेट लिफ्टिंग, बुलवर्कर वगैरह सब जो है वो शाखा व्यायाम है। उससे आदमी बीमार हो जाता है, बॉडी फिजिक अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं कि वो उसका शरीर अच्छा रहेगा, अंदर से वो बीमारी का अगर हो सकता है। तो ये जो सोच है, हमें दवाओं से क्या करना है, शाखा से कोष्ठ की गति लानी है। और लोग क्या करते रहते हैं, कोष्ठ से शाखाओं में दोष ढकेल देते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो शाखा कौन सी है? शाखा रक्तादया स्वच्छ बताया, उसमें रस नहीं बताया, स्किन बताइए। तो हाँ, रस जो है वो अंतों में पड़ा हुआ है, उसमें दोष अंदर ही रहेंगे, इसलिए वो शाखाओं का जिक्र रस से के हिसाब से नहीं किया है ना। सर, हमें हाइट बढ़ाने के लिए मतलब दोषों का कैसे उपचार करना चाहिए? अभी देखो, भारतवर्ष जो है वो कश्मीर की लड़कियां लड़के देखे तो उम्र उनकी छोटी रहती है लेकिन ऐसे तगड़े रहते हैं, और वो साउथ इंडिया में आ गए तो छोटे छोटे रहते हैं और उम्र ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो नीचे जो है वो पित्त और वात बढ़ गए, ऊपर कफ और वात है, कफ है ज्यादा करके। तो कफ से सृजनशीलता और वृद्धि होती है, तो अपने आप वहाँ की फिजिक उन लोगों की अच्छी रहेगी। बस यही दवा में लाना है। तो चंद्रशूर नाम की जो चीज है, आयु जिसको मराठी में बोलते हैं, चतुर्बीज में ये आ जाता है। तो वो अगर हम निगलते तो वो कड़वा रहता है चबाने से, और पानी में जब डाल देते तो उसको बोल आ जाता है, एक ऐसा फोम तैयार हो जाता है उसका। तो वो खड़े रहकर पीना है दूध के साथ, तो वो आमाशय में जाएगा। आमाशय में वो बोल जो उससे कफ की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उसके साथ कड़वा रस है तो कफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नीचे वाला जो पित्त ग्रहणी में है उसको वो कम कर देगा, तो डिस्ट्रेक्शन करने वाला पित्त भी कम हो गया। ऊपर वाला कफ पूरा का पूरा छोटे अंतों में आ गया, वहाँ के पित्त का शमन हो गया। तो पहला जो कफ है वो ही दूसरी अवस्था में रह गया है। अभी तीसरी अवस्था में क्या है, कटु विपाक तैयार होने वाला है, वहाँ ये बोल आ गया, उसके साथ दूध हमने ले लिया है, शक्कर ले लिया है, खड़े होकर ले लिया है, तो उसका पहला इम्पल जो है इलियम के ऊपर आ जाएगा। तो अस्थिधरा कला और मज्जाधरा कला एक्टिवेट होगी और रिसीविंग मूड में रहेगी। तो ये सब चीज़ें जहाँ वहाँ गई, चली गई, तो वात का शमन हो गया। वात का शमन कब से हो गया? तो हड्डी की वृद्धि होगी। बस इतना सिंपल सा सूत्र है उस दवा में। उसके साथ आप अगर ये करते, स्विंग वगैरह लेते, सिंगल बार करते, तो हड्डियों के बीच की स्पेस बढ़ जाती है, तो हड्डियाँ बढ़ना शुरू होता है। इसके साथ कोई अगर तिक्त क्षीर बस्ती करेगा, अस्थि मज्जा पाचक दे देगा, कुकुटांड त्वक भस्म दे देगा, तो हड्डियाँ और बढ़ती जाएगी। तो चाहे कितना भी आनुवंशिक प्रॉब्लम रहे, इससे हड्डी बनने वाली है, बढ़ने वाली है। और वो जो बच्चा है या बच्ची है जिसको आनुवंशिकता की वजह से वो उसकी ऊंची कम है, हाइट कम है,
तो उसके बच्चे जो है ना आगे जाकर हमारे पेशेंट नहीं रहेंगे, अपने आप उनकी हाइट बढ़ेगी। ये सोच। ऐसा काल कब आता है? तो नवरात्रि जब रहती है ना, गरबा जब खेलते हैं तो उस वक्त ये काल आ जाता है। नवरात्रि में 9 दिन में ये दे दिया जाए तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ना परफेक्ट रहती है ये दवा देने के लिए। दूध बहुत सारा लेना है, दूध से बलगम तैयार हो जाएगा, दुग्धम च मूत्रम च विरेचन है। तो कब बढ़ेगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा, वात का शमन करते करते निकलेगा। विरेचन क्या है, कब तक करना है? तो कफ दर्शन तक करने के लिए बताया। वमन कब तक करना है? पित्त दर्शन तक करना है। तो दुग्धम च मूत्रम च विरेचन अगर हो गया तो आगे जाकर तो वात का भी शमन हो जाएगा, पित्त का भी शमन हो जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा, आजन्म साथ में दूध पेट में जाएगा। तो उसका अजीर्ण भी अगर हो गया तो दूसरे दिन फिर 12 घंटे के बाद वो दवा लेनी होती है। सब अलबेल। सर बट एक पेशेंट को इससे बहुत सारे मुंह में छाले आ रहे थे। इससे चंद्रचूड़ से। वो चंद्रचूड़ का दोष नहीं है, उसका शरीर गंदा है, सीधी सी बात है। गृहिणी जो है उसकी अच्छी करने के बाद दवा दे दो। दो बार उन्होंने ट्राई किया, दोनों बार। उसके पहले ये गृहिणी उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसका B12 जो है ना 76 48 वगैरह रहेगा। उसके अंतों में मैल के ऊपर या बैक्टीरिया एक्ट होके B12 बन ही नहीं रहा है, उतने में ये दवा आ गई तो और उसका डेफिशिएंसी हो गई है ना। चंद्रचूड़ खाने की चीज है, दूध खाने की पीने की चीज है। बीमारी आती कैसी है? हो ही नहीं सकता है ना। तो पेट खराब है या वैद्य खराब है ना? दोनों में से तो कुछ तो हो सकता है। तुम तो खराब नहीं हो सकते, तो चंद्रचूड़ अच्छा है और पेशेंट ही खराब है। भोजन जीर्ण होने पर करना चाहिए, ऐसा पकड़ो। भोजन जीर्ण हो जाए उसके बाद में भोजन करना चाहिए, अगला जो भोजन करना है। या अवपीड़न भेद के लिए भी बताया कि जीर्ण होने पर फिर लेना चाहिए। हाँ, जीर्ण से हम लोग क्या समझेंगे, इसका पहचान कैसे करें? अग्नि जरण शक्तिया बताया है। तो अग्नि तगड़ा होना चाहिए, खाना मितार होना चाहिए, पच्य का होना चाहिए। तो प्रथम अवस्था में कम से कम 2 घंटे, द्वितीय अवस्था पाक में कम से कम 2 घंटे और तृतीय अवस्था पाक में कम से कम 2 घंटे। खाना जब चला जाता है और अग्नि जिनका नॉर्मल रहता है उनका जीर्ण तो जो 6 घंटे के बाद हो जाता है काल के हिसाब से। अभी जीर्ण तो दूसरा कैसा देखना है, तो जीर्ण होने के बाद फिर से भूख लगनी चाहिए, तो मुंह में लार निकलनी चाहिए, खाना खाने को दिल करना चाहिए, शरीर और मन प्रसन्न होना चाहिए, शुद्ध डकार आने चाहिए। तो खाना पहले वाला जीर्ण हो गया तो उस वक्त फिर से घी लेना है ना। और खाना खाने के बाद पहले फिर से लेना है। तो क्या हो जाएगा, वात का शमन हो जाएगा, पित्त का शमन हो जाएगा। तो प्राकृत कब बढ़ेगा, प्राकृत कब बढ़ता है तो क्लेद अच्छा तैयार हो जाएगा, मूत्र से क्लेद वहन हो जाएगा। इसलिए वृक्क, गविनी, ब्लैडर से संबंध रखने वाले जो जो कुछ मूत्र के विकार है कम हो जाएंगे, है ना। अवपीड़न के लिए स्नेह जो इस्तेमाल करना है, घी करना है, तेल नहीं करना है। तो पित्त का शमन और वात का शमन दोनों उससे होने वाला है। माझा उत्साह खूपच वाढलेला होता, एकदम ओढूनच दिलं मी ते। हा बोला। तो नीट धरत नाही, त्याच्यावरती बोट ठेवू नकोस, खाली पकडते आणि असं वरती करते जी शेपूट। 10,000 आवर्सची साधना हा विषय निघाला होता, पण मला नीट कळलं नाही काय आहे। ये आयुर्वेद से एकदम अलग विषय है, फिर भी दोहराता है। हमारे गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिया होता है वो नाम मंत्र रहता है या और कोई मंत्र हो सकता है। हर एक परंपरा में अलग रहता है। दत्त संप्रदाय में अलग, शक्तिपात दीक्षा में अलग, नाग संप्रदाय में अलग। तो जो कुछ मंत्र मिला है या हमारे गुरुजी का नाम है उसको चतुर्थी प्रत्यय लगाना है। ओम चैतन्य श्री माधव नाथाय नमः, गोविंद नाथाय नमः जो रहेगा वो। तो संसार में जो कुछ बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी रहती है जिन्होंने सब कुछ पाया है, ऐसे जो यशस्वी लोग हैं ना, उनकी तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, तो उसने 6 बरस का जब था तब हाथ में बैट पकड़ी थी, और जब पाकिस्तान के वर्सेस पहली मैच उसने खेली ना, तब तक उसका बैट लेके प्रैक्टिस करना ये 10,000 घंटा हो गया था।
इसलिए वो इतना अच्छा आदमी बन गया, क्रिकेटर बन गया। बिल गेट वगैरह जो है ना, उन्होंने 1954 में खुद ने ये शुरू कर दिया प्रोग्रामिंग वगैरह। और जब वो 62 68 तक बाहर पड़े जगत में, उनका सब कुछ है वो लेके शोध सामग्री, तो वो बड़े लोग बन गए। तब तक उनका 10,000 घंटे का काम हो गया था। हमारे स्वरूपानंद जी गुरु जी वगैरह जो है वो पावस में जाके बैठ गए, 28 बरस तक उन्होंने सोहम की साधना कर ली, तो 10,000 घंटे उनके हो गए। तो 10,000 घंटा कोई भी काम अगर करता है तो उसमें वो माहिर हो जाता है। तो ये नियम आयुर्वेद के लिए आप कर सकते हैं, वो शिल्प कला करने वाला कर सकते हैं, पेंटिंग करने वाला कर सकता है, और साधक साधना के लिए कर सकता है। तो 10,000 घंटा जब करते जाते हैं आप, तो आपके लिंग देह में उसका असर आता है उस नाम मंत्र का, और आपकी बॉडी, मन, भावनाएं, वासनाएं सब आपकी रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, और भगवान के प्रति आपका प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सानिध्य उसका मिलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे आप उसमें ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ये निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि जो बताए ना, उसके जैसे ये चीज़ें रहती है। निर्विकल्प समाधि में क्या होता है, जैसा गुरु है वैसा शिष्य दिखना शुरू हो जाता है बाय ऑल मीन्स, यानी फिजिकली उसका अपीयरेंस भी वैसा होना शुरू हो जाता है। और जब वो सविकल्प समाधि रहती है तो गुरु और शिष्य में थोड़ा अंतर रहता है, उनका पूरा यूनियन जो है 100 है ना, वो पूरा नहीं हो पाता। तो वहां तक की अवस्था अगर प्राप्त करनी है ना, तो नाम मंत्र ऐसा जपना चाहिए हर रोज कि आपका 10,000 घंटे तक वो होना चाहिए। तो आपका प्रारब्ध जो जैसा रहेगा वैसा वो होता जाएगा, बीच में अटकाव आ जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, कोई इंटरप्शंस आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसके पीछे लगकर ये करते हैं तो आपके जो बदल है वो आपको हर 1000 घंटे होने के बाद महसूस होना शुरू हो जाता है। वैसे तो साधना नित्य करने के लिए बताए, शेवटची घडी सोन्याची व्हावी असं मराठीत म्हणतात। यानी मरने वाला आदमी जो है उसकी वो जो घड़ी है भगवान के चरण में होनी चाहिए, उसके नाम स्मरण में या रूप में होनी चाहिए। तो किसको पता है कब कौन मरने वाला है, पता नहीं। यानी कि क्या, हर बार आप नाम जपते जाओ तो कभी भी घड़ी आ जाएगी तो सोने की हो जाएगी, इसका मतलब है। तो स्वरूपानंद जी महाराज ने डायरी में जो कुछ लिखा है ना, उसमें आज मेरी साधना 3 घंटे हो गई नाम साधना, आज मेरी साधना 6 घंटे हो गई, और बाद में 8 बरस होने के बाद उन्होंने ऐसा लिखा है कि आज मेरी साधना और अनुसंधान 23 घंटे और 59 मिनट तक चलती गई। तो उसमें ही वो अगर रत हो गए तो उनकी परवानी तक उसका वो शब्द जाएगा, और उससे जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें वो साधक की उच्च कोटि की अवस्था रहती है। तो उसमें आपको अनिमा लरिमा वगैरह सिद्धि भी आ जाती है, सब होते हैं, लेकिन आपकी साधना हो जाती है जो आप सैल्वेशन के लिए कर रहे हैं। तो 10,000 घंटे का नियम आप कहीं भी अप्लाई करो, आपको उसको फायदा हो जाएगा। 10,000 घंटे डिवाइडेड बाय 24 आवर करो तो इतने कम दिन दिखते हैं हमें, और भगवान जी को हम इतने भी नहीं दे सकते। समझो आप 100 घंटे की साधना आपने कर ली, तो आपको लगते हर रोज 4 घंटा 5 घंटा वगैरह, और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 100 घंटे की साधना होती है, डिवाइडेड बाय 24 करो, 3 दिन हो जाते थे। यानी हम भगवान को कितना कम देते हैं ये समझ में आ जाता है, और शर्म आती है खुद पर कि क्या कर रहे हैं हम, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये सब जो है ना इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये 10,000 घंटे की साधने के बारे में, और बाकी चीज़ों के ऊपर भी आप उसका असर ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों को बताया है कि ये ऐसा करने से फायदा होता है जो साधक है वो, लेकिन जमता नहीं सब लोगों को। मनुष्य नाम सहस्रेफी जो बताया ना, लाखों करोड़ों लोगों में हजारों लोगों को लगता है कि भगवान जी को प्राप्त कर ले। वो जो 1000 है उसमें से 100 जो है वो पीछे लगते हैं, और वो 100 में से एक जो है ना वहां तक कैसा करके जा जाता है ना। ये क्यों होता है, उसका एक सीधा सा ये चीज मुझे जो ध्यान में आ गई, इसमें जो अनुभूति आती है उसके बारे में ही बोलना चाहिए। जिसका अनुभूति नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है ग्रंथों में, लेकिन हम वो बोल नहीं सकते। तो मैं करता हूँ ऐसा हो गया ना साधना, तो सत्यानाश हो जाता है, और उनकी दया से चल रहा है तो आगे जाते हैं। ये एक सीधा सा ध्यान में, मैं अभी बोलने वाला था, मेरे ध्यान में आ गया, तो मैं आ गए बीच में वहां का, है ना। इसलिए मैं बकरी कहे तो गला कटा जाए,
सुई तुई 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 कोयल बोले तो बैठ के मेवा खाए, है ना। तू बोलना है और मैं नहीं करना है ना। दोन आहेत ना, अजून एक कुठे आहे? सर सुबह से शाम तक दिनचर्या कैसी रखें कि सर सुबह से शाम तक दिनचर्या हम कैसी रखें? वो तो ग्रंथों में जैसी दी है वैसी। ब्राह्मण में उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षात्म आयुषा, वही हमारा घोड़ा जो है वो बैठ जाता है ना। 3:30 बजे हम उठ नहीं पाते, क्योंकि रात को 10 बजे हम सोते नहीं, 8 बजे हम सोते नहीं, है ना। इसलिए देखो 31 दिसंबर को सब लोग जो बोलते हैं ना, कल से मैं ये करूँगा वो करूँगा, और टीवी के ऊपर वो प्रोग्राम देखते रहते हैं 12 बजने के बाद में केक वगैरह खाते हैं, तो नींद आती नहीं। 10 बजे उठते, दूसरे दिन पहले दिन ही सत्यानाश हो जाता है। तो ग्रंथों में जो बताया 3:30 इतना नहीं चलेगा, 5 बजे तक उठ गए तो भी कोई वादा नहीं। और तब से जो कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया वो दिनचर्या होनी चाहिए, है ना। तो जैसे जवान ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था तो 120 वर्ष में जवान हो गए थे, तो मैं उस दृष्टि से पूछ रहा था कि वो कौन से रसायन योग आदि हमें सेवन करना चाहिए उम्र के हिसाब से, किस उम्र में किन किन रसायनों का, स्वर्ण योगों का? नहीं, इसके लिए दिनचर्या अच्छी है, लेकिन च्यवन ऋषि का जो प्रमोटिंग फैक्टर था ना, वो उनकी शादी हो गई थी और उनकी औरत 25 बरस की थी। तो वो जो है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में। तो वाजीकरण अगर करना है तो इसके पहले रसायन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने रसायन सेवन कर दिया। फिर भी दिनचर्या से अगर शुरुआत कर देते तो दंत धावन जो है वो अभी वो अर्क नगरोध खदीर करंजक कुबाधिकम ऐसा बताया। आदिकम बताए तो हमें सोचना चाहिए। अभी वहाँ जो सब द्रव्य आ गए ना, वो अच्छे है, कड़वे है, लेकिन अगर वह स्थापन करना है तो हमें अमल की काठी लेनी चाहिए दादा से, या गुड़ूची लेनी चाहिए, क्योंकि वो कड़वी है और वह स्थापन है। तो दांत को लगाने की चीज़ भी वह स्थापन हो गई। इस सोच से जाना चाहिए। गंडू धारण अगर करना है, तिल तेल का बताया उन्होंने, लेकिन हम उसमें शतावरी डालेंगे और सिद्ध करेंगे और वो मुंह में पकड़ेंगे, तो हमारा वह स्थापन ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। कर्ण पूर्ण करना है तो वैसी चीज़ें हम कान में डालेंगे। नस्य करना है तो वैसा ही घी डालेंगे और तेल नहीं डालेंगे। शरीर को तेल लगाने के बदले हम धूप लगाएंगे। तो ऐसा अगर आप दिनचर्या में चेंज करते जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आपका वह स्थापन अच्छी तरह से होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ धर्म ग्रंथों का पठन करते हुए अगर अर्ली इन द मॉर्निंग आप च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं, आपकी तबीयत के हिसाब से, तबीयत कफ की रहे, कफवात की रहे, तो शिलाजित रसायन, विरंग रसायन, बल्लातक रसायन वगैरह दे सकते हैं। हरित की रसायन भी दे सकते हैं। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है, पित्तवात की है, वात पित्त की है, या सिर्फ वात की है, उनके लिए आमलक रसायन, ब्राह्म्य रसायन, च्यवनप्राश ये फायदा करेगी। तो ये तबीयत देखने के बाद उससे वो पता हो जाएगा। खाना जो रहता है वो एक बार च्यवनप्राश वगैरह इतना खाना है कि 6 घंटे के बाद भूख लगनी चाहिए। तो पहले वाला आहार जीर्ण होने के बाद दूध लेना है और 6ठी साली जो है वो चावल लेने हैं। तो गाय का दूध और ये मिक्स करके लेना है, उसमें नमक नहीं डालना है। तो बात खत्म हो गई। उसके बाद योगासन प्राणायाम जो करना है वो करना है। वो त्रिकुटी से बाहर तो निकलना नहीं होता, अंदर ही रहना होता है। तो ये अगर लगातार शुरू होता रहे तो बायोकेमिकल क्लॉक हमारा उल्टा घूम सकता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इससे ये तो आपको समझ में आ गए। जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में है वो बात तो होती रहती है, लेकिन वो अलग जो है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, उसका फायदा हो जाएगा। ये त्रिपुटी रसायन कैसे आ गया होगा ऋषियों के मन में? उन्होंने बताया ना, एक रूम करनी है, उसके अंदर दूसरी रूम और उसके अंदर तीसरी रूम, और वहाँ बैठ के ये सब चीज़ें वो करने वाली है। उन्होंने वहाँ लिखा भी है कि निवाते निर्वय हरमे प्राप्य उपकरणे पूरे दिशु दिच्चाम शुभे देशे त्रिगर्भाम सूक्ष्म लोचनाम, सब वर्णन उन्होंने कर दिया है कि ये निर्वात ठिकान जो है वहाँ होना चाहिए, एकांत में होनी चाहिए, उसको 3 गर्भ होने चाहिए, उसको सूक्ष्म लोचना म्हणजे खिड़की बहुत छोटी होनी चाहिए, सब लिख दिया है। तो आप सोचो कि त्र्यावर्त योनि जो है स्त्रियों की, उसमें पेरिटोनियल लाइनिंग ऊपर का है, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, छोटे द्वार जो है फेलोपियन ट्यूब से और योनि मार्ग से, और अंदर वो गर्भ बैठता है, सोहम सोहम कहता है, और मम्मी का सिर्फ आहारच लेता है। वहाँ से उन्होंने वो खोजा होगा, ऐसा हमारा कहना है। तो इतने तरीके से हम अगर करते हैं, ये भाव मन में रख कर दिनचर्या ऋतुचर्या वाला, तो कुछ फर्क आने वाला है।
वज्रेश्वरी नाम का नासिक के पास एक गांव है, वहाँ एक वेलनकर जी नाम के गृहस्थ ने ये कर दिया था। 1.5 बरस के बाद पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो गया इधर उधर, इसलिए वो बंद हो गया। अदरवाइज उसके यहाँ के बाल सब काले होने शुरू हो गए थे, नाखून वगैरह हटना शुरू हो गया था। तो ऐसे लोगों ने कोशिश कर दिए, और साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह ये होता भी है, लेकिन 3-3 वर्ष कोई करता है ऐसा होता नहीं, 1 वर्ष किया तो भी उसका फायदा हो सकता है ना। सर नाखून में अचानक से काले धब्बे आना या फिर जैसे कि रक्त गोटने की जैसा सा निकल आना, कोई भी आयुर्वेद में सवाल आ गया ना मन में, तो पहले वहाँ की शारीर लगाना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लगानी है। तो नाखून यानी क्या है? नख है, मल है, नख जिसमें ख यानी आकाश नहीं, ऐसी वो चीज़ है। तो उसमें पोरसनेस कहीं भी नहीं है। तो ये किससे तैयार होता है? तो कंडरा आगे जाकर उसका नाखून बनता है। कंडरा किससे बनती है? तो रक्त का प्राप्त होने से बनती है। रक्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। तो यकृत की पूरी की बीमारियां सब ध्यान में रखनी है, द्वितीय अवस्थापक ध्यान में रखना है। एक दूसरा, मेद का मृदुपाक हो गया तो सिराएं बनती है, खरपाक हो गया तो स्नायुएं बनती है। तो मेद का भी हिस्सा उसमें थोड़ा सा है, तो वपावहनम अवरुक्क, इसका भी आपको सोचना चाहिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? अस्थि धातु का मल है। अस्थि कहाँ तैयार हो जाएगा? तृतीय अवस्थापक है। मल कैसा है, खाना कैसा है, और पृथ्वी वायु और आकाश कैसे सेपरेट होते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना है। और ट्रीटमेंट करते वक्त उसका तिक्त क्षीर बस्ती जो है वो लगवाना है। ये अगर आप सोचते तो आपको ये पता चल जाएगा। कहीं भी काला धब्बा आ गया या अलग सी बात हो गई, तो काला धब्बा यानी वात का द्योतक है। तो आपको लीवर का बीमारी अगर समझ में आ गई तो भी विथ रेफरेंस टू वात दोष अभी देखनी है, पित्त नहीं, है ना। जो पित्त है उसमें भी वात का डोमिनेंस जो है ना वो आ जाएगा, वात पित्त को चला देगा। तो ये धब्बों का, काले धब्बों का वो अर्थ हो गया। इस हिसाब से अगर सोचते तो आपको वात रक्त की दवा देनी होती है और पकवास शरीरवात की दवा देनी होती है। वहाँ लगाने के लिए करंज जो रहता है उसका पत्ता कूट कर उसमें ये चूना जो रहता है वो डालकर लगा सकते हैं, उससे इमीडिएट वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अंदर से जो अच्छी चीज़ें तैयार होती जाएगी, नाखून अच्छा बनेगा, है ना। लेकिन ग्रंथों में कून का ऐसा वर्णन किया है और उसको क्षुद्र रोग में डाला है। क्षुद्र रोग यानी उससे आदमी मरता नहीं, इसलिए क्षुद्र बोला है उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर में बहुत ज़्यादा इंसल्ट नहीं है, इंसल्ट है। यकृत में है, रक्त में है और बड़े अंतों में है। जहाँ से आप मध्य मार्ग में जाते तो नाखून खराब हो गया तो आने वाली बीमारी बहुत गंदी आने वाली है, इसका यह मतलब है। कभी भी मल के बारे में यही सोचना होता है। कान ज़्यादा खुजली होती है तो बड़ी बीमारी आने वाली है। समझो हम खिड़की के पास खड़े, रेनी सीजन जो इसका रहता है ना, ग्रीष्म ऋतु के बाद वो आ रहा है और आपके बाल ऐसे 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 हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो आप इमीडिएट वहाँ से शेल्टर पकड़ो दूसरी जगह, क्योंकि इसके 10 मिनट बाद वहाँ बिजली गिरती है। तो फिजिक्स है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए। वैसा नाखून से हमें ये पता चल जाएगा, है ना। किसी स्पेसिफिक उंगली का भी कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं, स्पेसिफिक तो वैसा हो सकता है। अभी कौन सा वो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना, तो वो मीडियन नर्व जो रहती है यहाँ नहीं रहती, बाकी ये 4 को लगी हुई रहती है। तो सिर्फ इस उंगली में हो गए तो मीडियन नर्व अच्छे है, ऐसा उसका मतलब है। छोटे अंतों का हस्ती का सोचना चाहिए तो सरक्त मेद का सोचना है, ऐसा कर सकते हैं। वो एनाटॉमी से पता चल जाएगा, है ना। ले लो। ऑन करके नीचे पकड़ो। मुझे जरा दे दो कैसा पकड़ना है, मैं एक बार सब लोगों को डेमो देता है। ये देखो, हाँ ऐसा पकड़ना है। तो ऊपर आकाश है ना, ये सब पारसी लोग बैठे ऐसा पकड़ना है। हाँ सर जैसे हम लोग देखो कितना अच्छा है, शब्द तन्मात्रा आकाश की। हाँ सर हम लोग जैसे अभी पुणे में है, हम लोग जहाँ पे मतलब हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ का हमारा एनवायरनमेंट है देश का, वहाँ ठंड भी बहुत तेज पड़ती है और गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है। भूज वगैरह में रहते नहीं सर, हम लोग एमपी में, जबलपुर में, हाँ तो हाँ वहाँ बराबर। ठंड भी तेज पड़ती है और गर्मी भी, तो हमको हैबिट उसी की है। और हम अभी तेज ठंड वहाँ पड़ रही है, पर अभी हम यहाँ के एनवायरनमेंट में हैं,
तो सर इससे क्या इम्यूनिटी पे असर पड़ता है सर? जैसे वहां जाने के बाद लास्ट ईयर भी मैं दिसंबर में इसी एरिया में था, महाराष्ट्र में, और वहां गया जब, तो बहुत ज्यादा मतलब बीमारों के रिकवर होने में काफी टाइम लग गया था, ठंड नहीं सह पाया था मतलब। बराबर है, तो ये ऐसा होता है। लेकिन आप वहां जब जाएंगे ना तो 3 दिन क्या करो, मुद्गयुष सिर्फ ले लो, रात को जल्दी सोया करो और बदन को सुबह को तेल लगाना है और प्राणायाम करना है। श्रीमद् भागवत में ऐसा बताया क्या किस चीज से क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि प्राणायाम से वात पित्त कफ दोष जो है वो आप नॉर्मल करो, धारणा जो रहती है उससे पाप नष्ट करो, प्रत्याहार जो रहते हैं उससे इंद्रियार्थ जो है वो उसको मिटा दो, और समाधि से आप क्या करो, मन को आत्मा में विलीन कर दो। तो हर एक चीज का मतलब उन्होंने कैसा पकड़ा है देखो। तो आप वहां जाके ये मैंने जो बताई इतनी चीजें करो तो सब ये नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं अभी बताता है। बनारस में रहने वाली एक औरत थी और मेरे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती थी, सर्दी जुकाम वगैरह सब होता था उसको यहाँ। तो मैंने ट्रीटमेंट यदि कम होता था फिर से बढ़ता था, कम होता था फिर से बढ़ता था। मैंने हर बार उसको कोशिश कर ली कि उपशय किससे मिलता है और अनुक्षय किससे होता है बताओ। तो उसका मतलब समझ नहीं रही थी या मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा था। तो जब मैंने सब चीज़ों का ये बताया ना, तो मैंने बोलते बोलते ऐसा बताया, तुम जब बनारस में जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो वो बोलते हाँ डॉक्टर ये कहना भूल गई मैं, वहाँ जब जाती थी तो मेरा पूरा का पूरा 2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। अभी बात सिंपल थी, मैंने बोला कि अभी तुम वहाँ जा सकते हो क्या? वो बोले नहीं, बच्चे लोगों की एग्जामिनेशन है, दूसरा कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। मैंने बोला वहाँ जो मिट्टी है, पत्थर है आजू बाजू तुम्हारे घर में, वो पैक करने और कुरियर से यहाँ मंगवाने हैं। वो बोली ये वो काय के लिए? मैंने बोला तो करो सिर्फ। और आने के बाद यहाँ मटके के मिट्टी के मटके में वो डाल दिया हमने, ऊपर गर्म पानी डाल दिया और वो ही पानी तुम्हें पीना है, बाकी कुछ नहीं। तीसरे दिन में उसकी सर्दी जुकाम गायब। 74% हमारे शरीर में पानी रहता है, वहाँ का पानी वगैरह जिससे वो उसका बदन तैयार हो गया था, वो क्रीमिंग उसकी चल रही थी, वो मुझे मिले, सिर्फ वही दवा उसको चाहिए थी। तो उसके बाद हमने कोई भी पेशेंट बाहर से आ गया, वहाँ की मिट्टी वहाँ का पत्थर पानी में डालना है। कितना आसान हो गया देखो। तो आप क्या करें, अगली मरतबा पुणे में आते वक्त जब उनके पत्थर हम सब भैया लोग मतलब अलग अलग स्थान से, तो अलग अलग जगह की मिट्टी। जबलपुर में हमको ये दिक्कत और होती है मतलब सबको, तो हम लोग अपने अभी मैंने जो बताया उतना सिर्फ करो, लंघनम परम औषधम, है ना। देखो अभी छोटा सा सवाल था आपका, लेकिन उससे कितना मिल गया ना। तो इस हिसाब से दुष्टम देशम बलम कालम, देश का इसलिए जिक्र किया है। और देश यानी कंट्री नहीं है, देश यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप पैदा हो गए, है ना, हमारा वतन। सर सबका शारीरिक जो फिजिक है वो अलग अलग है, और जो आहार की मात्रा होगी वो भी अलग अलग होगी। तो जो कहा गया है कि 1/3 छोड़ना है, 1/4 छोड़ना है, वो उसके आमाशय के हिसाब से उसकी मुट्ठी जो है ना वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर देती है, और खुद को पता चल जाता है कितना खाने के बाद पेट भर जाता है। दिस इज लिमिट, ऐसा जो हम बोलते हैं ना, वहाँ उसके आधा करना है या उससे 1/4 करना है, 1/8 करना है, तो खुद तय कर सकते हैं। और जब वैध है हम, तो हमें तो आना ही चाहिए। बाकी लोगों का कैसा करेंगे, कोष्ठ कैसा है, अग्नि कैसा है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। वो देखने के बाद हमें जरण शक्ति से पता चल जाता है। गरीयसी अन्न खाने के लिए देना है, गुरु अन्न, लघु अन्न देना है, कितने घंटे में हजम होता है, बात खत्म। और अग्नि मान ले होंगे तो उसमें कैसे निर्धारण करेंगे? अग्नि मान रहे तो लंघन ही करना है, कुछ भरना नहीं अंदर, है ना। सर सबसे प्रकृतियों का वर्णन है, 7 प्रकृति मूल से बताई है, बात पित्त बात वो सन्निपात, हाँ 7 प्रकृतियां बताई हुई हैं। और सर पुरुषम पुरुषम दीक्षे भी बोला है। तो चिकित्सा जैसे अगर कुछ भी निर्धारण करना है सर, तो सबकी प्रकृति में कुछ तो ऊपर नीचे होता है ना। तो फिर हम सिर्फ इसलिए जो सही चीज है ना उसके पीछे लगना है। ग्रंथकार बोलते रहेंगे और हमें उससे ज्ञान होता जाएगा, लेकिन खुद को कुछ तो करना चाहिए ना। तो वो चीज मैं बताता है, उसका एक उदाहरण कथा बताता है मैं। राम जी और लक्ष्मण जी वशिष्ठ ऋषि के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तो राम जी तो इतने अच्छे तीरंदाज, आप सब लोगों को पता है, एक पत्नी व्रत, सब एक बाण उनका बाहर गिर गया तो काम करके ही आना वगैरह, ये सब आपको पता है। तो वशिष्ठ ऋषि ठहरे एक जगह और बहुत सारे ऐसे पेड़ थे, बदर के पेड़।
एक इधर एक इधर एक उधर, और उन्होंने बोला चलो राम तुम्हारा तीर कमान निकालो, लगा दो, और ये सब झाड़ जो है ना एक ही बाण से खत्म कर दो। तो बाण हमारा रजनीकांत जैसा ऐसा ऐसा कैसा जा सकता है ना, फिर भी वो राम ठहरे ना। तो उन्होंने तीर लगाया, कमान को लगाया, और लक्ष्मण जी खड़े थे, उनके उंगली के ऊपर जोर से दबाया, तो वो सब धरणी कंप होना शुरू हो गया, और सब पेड़ जो है एक लाइन में आ गए। ऐसा क्यों हो गया? वो शेषशाही भगवान के अवतार थे, उसके सिर के ऊपर पृथ्वी थी, वो हिल गई और उन्होंने बाण लगाया। तो वो धनुर्धारी भी थे और बुद्धिमान भी थे। तो हमें कौन सा ऐसा अंगूठा दाबना है किसका कि जिससे ये सब बीमारियां लाइन में आ जाएगी? तो वो अग्नि है, तो अग्नि के पीछे लगना है। वो दे दिया तो चाहे संसर्ग रहे या सन्निपात रहे या त्रिदोष अवस्था रहे, उसके ऊपर काम हो जाएगा, है ना। सर एक इसलिए काय चिकित्सा बोलते हैं हम, दोष चिकित्सा नहीं बोलते, मल चिकित्सा नहीं बोलते, धातु चिकित्सा नहीं बोलते, काय चिकित्सा। तो पीछे लगना है काय के, काय के पीछे काय के लिए पढ़ना है, काय है इसलिए पढ़ना है। हाँ हाँ बोलो। हाँ काय मतलब शरीर है ना सर? काय, काया यानी शरीर, काय यानी अग्नि। सर एक काया भी कौन सी? जिसके अंदर काय है वो काया। एक शॉर्टन सिंड्रोम की पेशेंट है सर, 29 फीमेल। आज ही आई थी ना नहीं सर, एक हम मेरे पास सर्जन के, आज एक औरत आई थी। हाँ वो नहीं है ना? नहीं वो नहीं, लड़की दूसरी है, पेशेंट है, फीमेल है, 29 ईयर्स है। उसको पीरियड्स में भी प्रॉब्लम है, टाइफाइड भी रिकरेंट है उसका, और सारे जितने भी स्राव है सभी ड्राई हो रहे हैं, मतलब नेत्रगत स्राव, वेजाइनल स्राव हो, या फिर गुद मार्ग से भी कॉन्स्टिपेशन रुक्षता है उसको, और ड्राई आहार सेवन की हिस्ट्री है उसकी, दूध और घी वगैरह सेवन का कुछ हिस्ट्री नहीं, पर सर इस वजह से हो सकता है, और डिलीवरी के बाद से उसके एग्रीवेट हुए सिम्टम्स। तो वो किस वजह यहाँ से? थी क्या? नहीं सर, बाहर है। बाहर उम्र 24 है ना थी? सर 29 में। हाँ, वो यानी बुरी तो है नहीं वो, हाँ, है ना। इतना जल्दी होता है तो वात और पित्त का ही सोचना चाहिए, है ना। सर। और उसे द्रव से पित्त अगर कम हो गया है तो भी ये हो सकता है, सिर्फ वात की वजह से भी हो सकता है। लेकिन उम्र अगर ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिशिएंट है, जो कुछ चीजें उसके शरीर में जानी चाहिए वो जा नहीं रही है। तो उसके लिए षड रसात्मक आहार जो है वो प्लान करो पहले, उसमें मधुर अम्ल लवण की मात्रा बढ़ा दो और कटु तिक्त कषाय की कम रख दो। और सद्य स्नेह जो विचारणा बताई है ना, उसमें फाणित काकवी जिसको बोलते हैं, यानी गन्ने का रस जो है वो आधा गर्म करके उसको ये करना है, गाढ़ा करना है वो, और उसके साथ घी दिया जाए तो सब जगह के स्राव जो है वो फिर से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अब धातु का संबंध जो है वो गृहिणी से ही ताल्लुक रखता है। दोष व स्रोतस, धातु व स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस, सब अंदर कहाँ लगे हुए? गृहिणी को लगाए, ऐसा सुश्रुत जी ने बताया। तो सब जगह कर्ण का पूरा नस्य वगैरह ये करते वक्त ये चीज करनी है। और बस्ती जो देने है वो मात्रा बस्ती, पिच्छा बस्ती, या सिर्फ अनुवासन बस्ती जो रहते हैं ना, मात्रा बस्ती अनुमान के, तो उसमें निरो नहीं दिया तो भी चलता है, मात्रा बस्ती है तो चलता है वो। तो वो कर सकते हैं आप, उससे काम हो जाएगा। और रोक्ष जो है ना, सर्वस्व्यासवेद स्वापसादुर्दम, इस हिसाब से वाक का उपक्रम है, वाक से उपक्रम स्नेहा स्वेदा लगा देना है। सर ज्वर का ये उपद्रव हो सकता है क्या? हो सकता है, डेंगू हो के गया है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। रक्त बढ़ गया हो तो भी ऐसा हो सकता है। अगर पूर्व व्याधिवृत्त इसके लिए पूछना है कि यथा दृष्टेन दोषेण संप्राप्ति विधि घूमती गई है ना। अभी बचपन में किसी को माता निकली है या मीजल्स हो गए तो आफ्टर 40 ईयर्स उसको विसर्प हो जाता है, तब तक रेमिशन में वो रहता है नर्व के बड़ के ऊपर, है ना, वायरस, और वो डीएनए स्ट्रक्चर उसकी चेंज कर देता है। आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, उस वक्त पीटिका युक्त ज्वर था, वो पित्तज का था, उसको दबा दिया गया, तो जब वात उसका बढ़ना शुरू हो गया तो आशयापक गति हो गई और विसर्प हो गया। ये आयुर्वेद सोच है। धारा स्वेद भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। उससे स्राव निकलेंगे। दे सकते। पसीना निकालना है, पूरे शरीर के ऊपर धारा से दे सकते हैं। अभी देखो ना, सिर के ऊपर हम जब शिरो बस्ती लगवाते तो कब तक वो करने, तो नासा मुंह से लार आना
स्राव आना शुरू हो जाता है, ये उसकी परमावधि है। तो वो शिरोबस्ती निकालना है। तो अभी यहाँ कुछ रखने से अगर यहाँ के स्रोत स्रवते तो मूत्राघात हो गया और किडनी डैमेज हो गया और मूत्र नहीं आ रहा है, तो बटक के ऊपर, थाइस के ऊपर धारा रखनी चाहिए आपको, उससे मूत्र प्रवृत्ति बढ़ती है। तो दवा यहाँ की हो गई, लेकिन वही हाइपोथेसिस हम दूसरी जगह इस्तेमाल किया और किडनी के लोगों के लिए फायदा होना चाहिए। मूत्राघात किसमें बताया है? स्वेद साध्य विकारों में बताया है। तो आपको यहाँ तक डुबो के रखना चाहिए, परिषेक करना चाहिए, धारा करनी चाहिए, अवगा करना चाहिए, है ना। तो देखो ऐसी ट्रीटमेंट मिलती रहती है। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आयुर्वेद में, जो कुछ समझ में आ गया वो इम्प्लीमेंट करना है। नाक से पानी आ रहा है, नाक का अतिसार है, अतिसार की दवा इस्तेमाल करो। सिर में पानी भर गया है, हाइड्रोकेफेलस हो गया है, क्रोस्टोशिक्षर उदर की चिकित्सा दे दो, क्योंकि ये सिर का उदर है, यहाँ का उदर ये है, वहाँ की दवा वहाँ इस्तेमाल करो। लोग आमतौर पर कैसा बोलते हैं कि आयुर्वेद में हाइड्रोकेफेलस का वर्णन ही नहीं है ना, है हमें दिखता नहीं है। वो विद्वान लोग है सूत्रों से बताते हैं, हम विद्वान लोग को है इसलिए सूत्रों से समझ लेते है ना, यही होता है। तो सब है, ऋषि मुनियों की नजर है, वो हमारे जैसे लोगों की तो है नहीं, है ना। लेडीज फर्स्ट। सर संगीता यादव पेशेंट थी आज, जंगा प्रदेशी दुष्ट हाँ। सर उसका विचार कैसे किया? तो उसमें मैलिग्नेंसी रहने की संभावना 40% है। सिर पर कर्णिका भी हो सकती है, जो दिखता है वो पिक्चर। लूता जो है ना, लूता विष, वो जब काटती है तो जैसे लक्षण होते हैं ना वैसे है। भारतवर्ष में यहाँ महाराष्ट्र में विषारी लूता नहीं है, फिर भी लूता शरीर के ऊपर है और वो रगड़ गई तो उसकी लार लगने के बाद ये हो सकता है। तो उसमें मैलिग्नेंसी की संभावना, अभी अग्निकर्म भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैलिग्नेंसी रहे तो बाद में आगे जाकर हम वो अग्निकर्म करेंगे और पूरा निकाल देंगे और बाद में दुष्ट व्रण की चिकित्सा करेंगे। लेकिन कर्णिका दिखती है, पैसे जैसा वो उभर के आ गया है, तो वो व्रण ग्रंथि के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। और व्रण ग्रंथि इज नथिंग बट मैलिग्नेंसी, ऐसा रहता है। फाउल स्मेल आ रहा है तो दाह, फाक और कोथ लक्षण जो है पित्त की वृद्धि का है, और वही लक्षण कैंसर में बाद में दिखाई देता है। ग्रंथिक संधिपाताची पेशंट होती, त्याला दगड विटांचं पाणी मध्ये वीटनेस दगडाचं पाणी गेलं। हाँ, वीट मैन मेड है और अग्नि का संस्कार पहले हो गया है, हमें जी मचलना वगैरह उसका बंद नहीं करना है, इसलिए पत्थर जो है वो हमने ले लिया, बाकी कुछ नहीं। वो पोरस है, पत्थर अंदर से एकदम हार्ड है। एक में वायु और आकाशीय तत्व है, दूसरे में सिर्फ पृथ्वी है, हमें पृथ्वी चाहिए थी इसलिए। वेरिकोज वेन्स मध्ये प्रसार नेतील आणि कास्तीसाठी त्यांच्या प्रभाव पडतो, काय डिफरेंसेस? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। वेरिकोज वेन्स यानी क्या है? हिमोराइड्स जैसा गुदमार्ग में होते हैं, तो वो हिमोराइड्स यानी क्या है? वेरिकोज वेन्स है आधुनिक शास्त्र के हिसाब से। पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया तो गुदमार्ग में वो क्लीनता आ जाती है और मस्से आ जाते हैं, मल संचय की वजह से और क्लीनता की वजह से। तो जो चीज़ें यकृत के ऊपर काम करेगी, बवासीर के ऊपर काम करेगी, वही वेरिकोज वेन्स के लिए काम करेगी। तो वहाँ कास्तीसादी तेल आ गया है, इसलिए वो हम यहाँ देते हैं। और प्रसारणी तेल यहाँ आ गया है वेरिकोज वेन्स में, वो गुदमार्ग में पीछे रखते हैं, है ना। तो कौन कैसा, नाम के तरफ जाना नहीं है, आपको नाम नहीं है पता, फिर भी सोचिए अगर है ना तो अलग दवाई आप तैयार कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रुथ जो है वो हम औरत लोगों को देते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर वगैरह जो बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रुथ आपको काय के लिए दिए, किसी डॉक्टर ने दे दिया है। तो हमारी सोच प्रोस्टेट ग्रुथ ये नाम हमने दे दिया है, बात खत्म। लेकिन उसमें इनग्रेडिएंट कौन सा है, उसके पीछे की सोच जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। कोई मॉब है और वो दगड़ फेंक रहा है ना, तो एक आदमी उसमें से रहता है जिसका ब्रेन काम करता रहता है, बाकी के लोगों के हाथ काम करते हैं, तो उस ब्रेन को पकड़ना चाहिए ना, वैसा ही है। मूत्र परिस्रव, ड्रिबलिंग मिस्चुरेशन, ये सिम्टम जो है ना वो मूत्राघात में भी आ गया है, मूत्र पुरुष में भी आ गया है। और वहाँ की दवा देने से प्रोस्टेट कम होती नहीं ज़्यादा। कोई अष्टीला यानी कि प्रोस्टेट वगैरह पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं है। तो मैं हैरान हो गया कि मूत्राघात और मूत्र पुरुष, इसकी दवा देने से अगर मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने वाले पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे तो मैं अभी क्या करूं। तो हमने क्या किया, वाघबट ले लिया
सूत्रसार से उत्तर तंत्र तक मूत्र स्रव परिस्रव ये लक्षण कहाँ आ जाता है, मूत्र के बारे में सब देख लिया, मूत्र संघ वगैरह। तो आप विजुअल ये करेंगे आर्ष रोग के यहाँ आ गए चिकित्सा में, और वहाँ 2-3 ऐसे कल्प आ गए जिसमें मूत्र परिस्रव ये लक्षण है। पेट साफ कैसा रहता है सुबह को, तो पहले गैसेस पास हो जाते हैं, शंखनाद हो जाता है, बाद में मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है, सड़ा जो है ना चिंपला जाता है, और उसके बाद गुदमार्ग से मैल बाहर आ जाता है। दशरथ राजा 10 इंद्रियों का बॉस, ये मल प्रवृत्ति है। तो मूत्र प्रवृत्ति के पहले कौन है, वात है, और मूत्र प्रवृत्ति के बाद में कौन है, गुदमार्ग है। तो मुझे मूत्र प्रवृत्ति का भी सोचकर नहीं चलेगा, जो मल प्रवृत्ति का सोचना चाहिए, तो गुदमार्ग के आर्षों का सोचना चाहिए। आर्ष जब इतने इतने बड़े बन जाते हैं तो क्या करेंगे, प्रेशर दे देंगे ना, और मूत्र परिसर लक्षण आ जाएगा। आर्ष और स्थौल्य दोनों एक साथ बताए, तो कोई कोई आदमी को आर्ष बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन इतना जाड़ा और मोटा रहता है कि इंडियन टाइप ऑफ कमर के ऊपर बैठ गया तो उसका एनल कैनल का ल्यूमेन जो है वो चपटा हो जाता है, और आर्ष जैसा उसका असर आ जाता है, उसको मूत्र प्रवृत्ति रिलीव होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने वहाँ का जो घी है वो बनाया है, उसमें छाछ वगैरह कर्ड वगैरह सब चीज़ें, और वो हम खाना खाने पहले और बाद में अवपीड़न करते, तो उससे प्रोस्टेट ग्लैंड जितनी अच्छी कम होती है उसनी दूसरी किसी से होती नहीं। तो आप बोलेंगे उसका संबंध क्या है, प्रोस्टेट जब बढ़ जाती है पोस्टीरियर लोब, तो उसकी एनक्रोचमेंट गुदमार्ग में हो जाती है, वो आदमी पतला रहे या जाड़ा रहे, और एनल एग्जामिनेशन करने के बाद वो फील होता है। तो अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोट्रूजन आ गया है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अर्श, इसलिए वो फायदा होता है। तो वहाँ रखने के लिए अभी वेरिकोजेंसी दवा भी आप दे सकते हो गुदमार्ग में रखने के लिए, और प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट कम होने के लिए अर्श की ट्रीटमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मूत्रपुरुषरा और मूत्रा से जितना फर्क नहीं होता उतना अर्श की ट्रीटमेंट से होता है। ऐसा क्यों होता है, तो मल जो है वो प्रधान है, वो सब मलों को पोषण दे देगा। पुरुष में से जो पानी निकलेगा उसका मूत्र तैयार होने वाला है, और वो जो मूत्र है वो निकल के आते वक्त प्रोस्टेट के ऊपर से जाने वाला है। तो अभी कर्तृत्व तो किसका हो गया है ना, एकनाथ शिंदे का नहीं, मोदी का है ना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आयुर्वेद में। यथा दुष्टेने जो बताए ना, संप्राप्ति की जो व्याख्या है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगंतुक विकार छोड़ दो, निज विकारों के बारे में ये आपको सोचना ही है। आप पूरे नॉर्मल थे, ऐसा काल कौन सा है, और वहां से आपकी तबीयत कैसी बिगड़ती गई बताते जाना। उस वक्त उसका व्यवसाय कैसा बदलता गया, खाना कौन सा बदलता गया, उसकी ट्रांसफर हो गई है नहीं, कौन से गांव में वो चला गया है, उसके ऊपर मानसिक आघात कौन से हो गए, क्या अच्छा हो गया है, उसका फिनेंशियल कंडीशन कैसा था, एवरीथिंग इज काउंटेड। सबको देखना होगा आपको, है ना। आयुष्य का वेद है यार, आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमारा वो केस पेपर इतना लंबा रहता है, इतना रहता है कि हम उस पूछते पूछते उनके बेडरूम में घुस जाते हैं, इतनी चीजें उसमें, है ना। सर एक आज पेशेंट आई थी, 29 ईयर फीमेल थी, और 2008 में पहली LACS हुआ था उनका, तब से हाइपोथायराइडिज्म हो गया था, निशा पाटिल करके। और इसके बाद उनको जो मतलब अगली प्रेगनेंसी 2019 में हुई, उन्होंने एबॉर्शन कराया, लेकिन जो बाकी की 2 प्रेगनेंसी हुई, जीन डिसऑर्डर था उनको, तो वो एबॉर्शन हो गया। और यहाँ पे वो कंप्लेन लेके आए थे, हम लोग प्रतिष्ठा की, लेकिन और भी एक कंप्लेन थी कि बार-बार एबॉर्शन होता जा रहा है, जीन 3 मरतबा एबॉर्शन हो गया है, और उसका जो दोष है ना, वो डॉक्टर बोलते हैं कि वो निकलने वाला नहीं, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है वो, और ऐसे ही बच्चे हो जाएंगे। तो बीज संस्कार अगर हमारे पास है तो संस्कार हुई विशेष गुणांतर राधानुम उच्यते, तो जो द्रव्य जीवन हमारे पास है अभी, उसके ऊपर हम संस्कार करेंगे, है ना। तो ब्रेन में ऐसी एक चीज़ है, काकिस्तान जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ जलोकाचरण लगाने से क्या होता है, खून का बहाव वहाँ जो आ जाता है वो अच्छे खून का आ जाता है। विशुद्ध रक्त पुरुष या गर्भ की अवस्था में जैसा न्यूक्लियस जिसमें है, ऐसे आरबीसी रहते, वो न्यूक्लियस निकल जाता है, इसलिए वो दोनों बाजू से अंदर चली जाती है, उसकी दोनों बाहें जो रहती है। तो वैसा खून अगर मिलता गया तो बॉडी रिफॉर्म हो सकती है। ये जो जितना बोलता है उतना आसान तो है ही नहीं, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए ये एक कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्राणायाम। तीसरा क्या कर सकते हैं, पारद की निर्गंध मूर्छना इस्तेमाल करनी है।
पारजय शिव वीर्य बताया, तो उसमें निर्गंध यानी गंधक नहीं डालते हुए अगर अल्प मात्रा में मुग्ध रस देते, रसोत्तेजक परपटी वगैरह देते, तो उसका जो काम होता है ना वो जिनेटिक प्रॉब्लम जिसको है उनको फायदा होता है। और ऐसे हमारे स्टूडेंट लोगों ने ये काम किया है, हो गया है बहुत सारी बार, हर बार वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन ये एक तरीका रहता है। तो उस हिसाब से हम आगे जाने वाले और उसको 3 महीने के बाद फिर से चांस लेने के लिए करने वाले हैं। एक दूसरी बात ऐसी कि आने वाला गर्भ जो है ना वो विकृत अभी तक हो गया, क्योंकि उस गर्भ में जो प्राण आ गया है यानी जो आत्मा आ गया है उसका वो प्रारब्ध रहेगा। उस वक्त हम पिक्चर में नहीं थे, तो हमारा जो कुछ है वो उसके पीछे लगेगा, आयुर्वेदो अमृता नाम पीछे लगेगा, संस्कार काम करेंगे और आने वाला आत्मा उस तरह से अगर आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। सही तो मासानुवासिक क्रिम की दवा दे सकते हैं, क्यों मतलब वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, पहले महीने की दे दी है मेरे ख्याल से। हाँ तो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, क्यों दे दी है, तो जब कभी किसी औरत की यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है तो दूसरा महीना शुरू हो जाता है, पहले का दे ही नहीं सकती, इसलिए हम प्रिपरेशन के लिए पहले महीने की दवा देते रहते। तो कंसीव हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सब काम आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होता है यहाँ, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा कर दिया था तो दूसरे महीने में लोग आ गए तो उनको लगा कि अभी यहाँ वाले लोगों को सर ने गलत तरीके से लिखा है, फिर से पहले महीने की, वो दूसरे महीने की देते रहे, चौथे महीने की देते रहे। मैं हैरान हो गया कि 5वें महीने की दवा क्यों दी है, तो मैंने पूछ लिया तो पहले महीने की दी थी इसलिए 5 महीने तक 5वें महीने की उन्होंने दे दी थी, उसका पेट अंदर ही, मैं पजल में, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो परिचारक जो है ना उनकी तरफ ध्यान देना होता है। अनुरक्ता शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारका, तो जो बुद्धिमान प्रॉब्लम आता है ना। चक्री फूल भी पानी से डाल दिया था। हाँ, वो तो महाराज जी का एक कल्प है जिसमें सब करके आप जब थक जाते हो फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो उस वक्त की 3 दवाई जो है ना उसमें वो चक्री फूल की दवा इसके साथ है, फानिज के साथ है और घी के साथ, वो दे चलो और 5 मिनट बोलेंगे। तो जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनकी डाइट, सर एक किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, तो उनका GFR 19 आ गया था, 60 होना चाहिए और क्रिएटिनिन 3.1 था, तो उनके लिए डाइट प्लान क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में। हाँ, कैसा है अभी 40 के आगे अगर उसकी डायलिसिस चली गई ना तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से आपको मदद मिल गई ना तो शरीर बोलता है मैं किस लिए सुधरूं। उसका क्लासिकल एग्जांपल में बताता है, पाव को अगर किसी को पोलियो हो गया बच्चे को, उसको तेल लगाना है, सेकना है, ब्रूहण बस्ती देने हैं, नस्य वगैरह करना है, खाना पौष्टिक दे देना है, तो उसका पाव थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और वो बाद में चलना शुरू हो जाता है एकांगवाद की ट्रीटमेंट करने से। लेकिन लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, लोहे का पाव बिठाते थे, उसको कैलिपर देते थे और चलने के लिए बोलते थे, तो उसका बाकी का अच्छा, और ये पाव जो है ऐसा छोटा सा सिकुड़ जाता था। ऐसा क्यों होता है, तो बाहर से उसको एजेंसी मिल गई ना, तो वो बोलता है मैं काय के लिए सुधरूं, ऐसा किडनी का हो जाता है। किडनी काम कर रही है, अभी 19 GFR है, तो हम दवा से जब बढ़ा सकते हैं ना, तो अभी की डायलिसिस से नहीं होने वाला, वो शरीर आलसी हो जाता है और क्या होता है वो किडनी छोटी छोटी होकर 2 माउस के ये तैयार हो जाते हैं, ग्रंथि तैयार हो जाते हैं और पूरा आदमी जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डायलिसिस नहीं करवाया अभी। हाँ, तो डायलिसिस अगर नहीं करवाए तो किडनी काय के लिए उसकी खराब हो गई, वो पहले सोचना चाहिए। डाइट प्लान हर एक का अलग रहता है, पोटेशियम बढ़ गया तो फल बंद करने होते हैं, क्रिएटिन बढ़ गया तो सिर्फ प्रोटीन खाने से प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उससे यथादोषेन दोषेन कैसी संप्राप्ति हो गई है वो समझकर आप अगर डाइट प्लान देते तो फायदा हो जाएगा। फिर भी एक डाइट प्लान ऐसा है जो सब लोगों को लागू हो जाता है, अग्नि के हिसाब से जो हमने निकाला है, रागी की रोटी और गाय का घी, बस इतना ही खाना है और पानी पीना है, तो उससे जो आराम होता है ना वो दूसरे किसी से होता नहीं। ये डायबिटिक गैंग्रीन हो गया है, किडनी फेलियर हो गया, फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं रागी की रोटी और घी, और उसके साथ गुड़ दे दिया तो किडनी के लिए फायदा होता है।
ऐसा कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एग्जामिनिंग पेशेंट में ऐसा बोलना बराबर नहीं। 10 परीक्षा घटक, नाड़ी वगैरह ये सब होना चाहिए, है ना। सर पोटेशियम के लिए ऑयल्स बताए ना आपने, फल बंद करने फल बंद करने। हाँ हाँ, त्यांना दे, मागं आहे मागं। सर एक फीमेल पेशेंट है 30 इयर्स की है, तो सर उसका कुछ भी ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, बट कंसीव नहीं होता है, पीसीओडी भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको, बट उसका एएमएच लो है। तो आयुर्वेदा एएमएच पे किस तरह से काम करता है? ये सोचना ही नहीं, पहले मन से एमएच निकालना है। क्योंकि क्या है, जब किसी को बच्चे नहीं होते, ऐसा कपल हमारे पास आ जाता है, तो अचानक हम अंदर से हमारा रूप बदल देते, रावण जैसा, और क्या हो जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। तो ये गलत है। क्योंकि क्या है, उसके शरीर में अभी क्या चल रहा है, एएमएच ये बाद की प्रोसीजर है। उसको बचपन से लेकर पूछना चाहिए कि तुम्हें बीमारी कौन कौन सी हो गई है। अभी क्या है, आमाशय जो है उसमें रस धातु तैयार हो गया, उसका एक भाग नीचे रज होके आ गया, तो आपको आमाशय का सोचना होगा। सिर्फ आमाशय का अगर सोचना है तो क्या क्या सोचना है, देखो, ज्वर आमाशय से उत्पन्न, छर्दी आमाशय से उत्पन्न, इंट्रिजिक फैक्टर आमाशय में, अम्ल पित्त वहाँ, अल्सर जो है पेप्टिक वहाँ का, छर्दी वहाँ की, है ना। तो ये 5 चीज़ें वैसी हो गई। ये जब हो जाता है तो आपको नीचे जो आ गया रज है उसके दोष देखने चाहिए, जो वातादी कोणग्रंथि पोजिशन मला वो देखने, वो जहाँ जाता है वो यूनिव्यापद 20 तरह के उसका सोचना है। तो स्त्रीषु अप्रहर्षणम ये लक्षण जो है वो ग्रहणी में आ जाता है। पुरुषों में कफज ग्रहणी हो गई तो सेक्सुअल डिजायर होती नहीं, वैसे स्त्रियों को भी होता है। तो कफज ग्रहणी को आपका सोचना होगा, पहले हो गई या नहीं, अभी ग्रहणी का क्या स्टेटस है। उसके बाद उन्माद और अपस्मार जब होता है मनोरोग, तो उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है डॉक्टर की, मन भी खराब रहता है, उसकी वजह से बच्चे नहीं होते। तीसरा ऐसा रहता है कि यूट्रस जो है उसके आगे ब्लैडर, पीछे रेक्टम, उसमें अगर खराबी आ गई तो बीच वाला जो ऑर्गन है वो खराब हो जाता है। हमारे घर के पास अगर कोई अतिरिक्त आकर रहता है तो डर रहता है हमें। तो पक्वाशय में जो मैल है उसकी जो उष्णता रहती है उसके ऊपर गर्भ जो रहता है वो बढ़ता रहता है। जैसे कोंबड़ी वगैरह अंडे के ऊपर बैठते हैं वैसा वो मल रहता है, उसकी उष्णता की वजह से गर्भ जो है वो फूलता है। और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह तैयार होने के लिए मूत्र व स्रोत भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको मूत्र मार्ग की बीमारी देखनी है, मल मार्ग की देखनी है। और ये सब होने के बाद प्रतिशय है या नहीं, ज्वर है या नहीं, ये देखना है। प्रतिशय नाक में होती है, पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, सब गंदा जो कफ है वो पेट में चला जाता है, रस धातु को खराब करता है, वहाँ से रज खराब होता है। प्रतिशय कितने दिन, 20 बरस। बच्चे कितने दिन नहीं है, 20 बरस। प्रतिशय अच्छी करो, आमाशय अच्छा हो जाएगा, रज अच्छा हो जाएगा, त्रियावर्ती अच्छी हो जाएगी। तो प्रतिशय से ताल्लुक रहता है वंध्यत्व का। ये गायनेक में आ ही नहीं सकता, वो काय चिकित्सक कर सकता है। इसलिए आपको पहले क्या होना चाहिए, काय चिकित्सक, है ना। तो ये सोचकर अभी आपने दवा शुरू कर दी तो ये जो एएमएच हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, या बढ़ा भी नहीं तो बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि एएमएच हार्मोन हम कब देखते हैं, लेबोरेटरी में जाके देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई देखता है, खून लेता है कोई नहीं सकता। उस वक्त की जो स्टेटस है मन की और शरीर की, हार्मोन की, एंजाइम्स की और न्यूरोट्रांसमीटर की, उस वक्त इमीडिएट ओव्यूलेशन हो सकता है, वो अंदर आ जाता है, लोगों को कंसेप्शन हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं इनका एएमएच जो है एबनॉर्मली लो है, फिर भी बच्चे हो गए। तो ये सोच आप गायनेकोलॉजी के लिए रखना जरूरी है ना। सर कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके 5 प्रश्न हैं हमारे पास में, 5 प्रश्न हैं उसके हमारे पास में, तो अगर आगे आओ तो। हाँ, ये प्रश्न उसमें से 3 तो हम करेंगे कवर। हाँ। एक तो क्वेश्चन है वैद्य आकांक्षा का कि ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो व्याधियां होती है उसका कैसे असर होता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी हमने जो बोल दिया उसमें ये उसका आंसर आ गया है। हाँ, अच्छा हो गया, आगे। एक वैद्य प्राजक्ता है, उनका क्वेश्चन है कि जैसे आई का शरीर से बच्चे के शरीर पे आजार का असर होता है, तो वैसे संधिवात या इसका असर उस पे हो सकता है कि बच्चे पे संधिवात का नहीं होता है। नहीं, बहुत सारी चीजें जो है ना, प्लासेंटा एक्ट एज अ ब्रेन, तो बहुत सारी चीजें प्लासेंटा फिल्टर करके ही बच्चों को दे देता है। अभी मर्क्यूरी फ्री गया, कैडमियम फ्री में गया,
तो वो इन्फेंट में तक भी वो आ सकते हैं, लेकिन इतना गंदा कोई दवा कोई देता नहीं है, एडल्ट्रेशन वाला खाना कोई खाता नहीं। फिर भी ये प्लासेंटा से जाने वाली कुछ चीज़ रहते हैं, सोमल है, मल्ल सिंदूर है, वो प्लासेंटा से निकल के गर्भ के ऊपर असर कर देते हैं, अदरवाइज नहीं। उल्टा मुझे ये कहना चाहिए कि मम्मी की बीमारी समझो आम बात है और ऐसे टेढ़ी होके वो चल रही है और वो अगर यंग है तो उसको बोलना है कि आप कंसीव हो जाओ, वो सब गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर। लेकिन जब वो कंसीव हो जाएगी, बच्चा अंदर बढ़ेगा और जब वो गर्भ से बाहर आ जाएगा तो एक चीज़ उस वक्त हम कर सकते हैं, तो वो निकालो, वाग्भट निकालो, गर्भावक्रांति अध्याय जो है शरीर का पहला वो निकाल लो। तो यत्ने चरे सुताम दुस्साध्या ही तदामया, ऐसा एक श्लोक आ गया है, उसका उत्तरार्ध में पढ़ के बताता है और समझा देता है कि क्या हो सकता है। तो ऐसा होता है कि उस वक्त गर्भ बाहर आते वक्त क्लेद बाहर पड़ता है, खून गंदा बाहर पड़ता है, दोष बाहर पड़ते हैं, और इसलिए सूचिका की ट्रीटमेंट जरा संभाल के आप लोग करो। तो अगर उसमें गंदा खून निकलता है, दोष निकलते हैं और क्ले निकलते हैं, तो हम आम बात उसके शरीर में जो है ना उसको पकाएंगे, उसकी गति हम पोस्ट की तरफ करेंगे और गर्भाशय से बाहर निकालेंगे। तो वो प्रेगनेंसी जो रखी हुई है, दैट इटसेल्फ इज अ मेडिकेशन फॉर आम वात। तो कंसीव हो जाओ ऐसा बोलना इज अ ट्रीटमेंट। वागवट वागवट आहे त्याला काय कुठं आहे तर श्लोक मिळाला का? काढ ना जरा शोधून। शेवटचं सूत्र है, सबसे लास्ट का सूत्र। तो ये बात अभी समझ लो। तो बच्चों के ऊपर गंदा असर आने की संभावना नहीं है। आप बीज संस्कार, गर्भ संस्कार करते हैं, चरस जी की परिचर्या गर्भिणी को दे दे, बच्चे का कलर से लेकर बुद्धि तक, चाहे वो बच्ची रहे, सब अच्छा हो जाएगा। सर एक वैद्य स्मिता का क्वेश्चन है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में अगर प्रेगनेंसी है तो क्या केयर लेनी चाहिए पेशेंट को, और मिस्ड अबॉर्शन या वैद्यों को उस ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करते हुए, और मिस्ड अबॉर्शन क्यों होता है? हाँ, पहली तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर प्रेगनेंसी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस अभी जो ऐसा मैंने बताया उस हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ ये करने से, शिरोधारा करने से भी बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। शिरोधारा तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, स्नेहन गर्भिणी को नहीं करना होता है। देना इकडे माझ्याकडे। हॅलो, ये देखो, यत्नेनोपचरे सुताम दुस्साध्या ही तदामयाः गर्भ वृद्धि प्रसव रुक क्लेद अस्त्र श्रुति पीड़न ही, ऐसा बताया है। अर्थात इसका मराठी भाषांतर जो हिंदी में बताता है, सूती का उपचार बहुत संभाल के करने चाहिए, क्योंकि गर्भ की वृद्धि, प्रसव की वेदना, क्लेद, रक्त इनका स्राव, दोषों का स्राव, गर्भ संबंधी दबाव, इसकी वजह से उसके रोग जो है वो कष्ट साध्य हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बताया उसका हमने चिकित्सा के लिए फायदा कर लीजिए। तो ये आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, गठियावात, आमवात के लिए भी कर सकते हैं। कुष्ठ हो गया है त्वचा में तो ये एज गुड एज रक्त मोक्षण है ना, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कुष्ठ में क्या है, आप रक्त मोक्षण कैसे भी कर सकते हो, उसके लिए बच्चा होने की जरूरत नहीं। लेकिन मध्यम मार्ग में अगर बीमारी है तो यस, आप बता सकते हैं लोगों को। और अनुपान और औषध सेवन काल के बारे में कुछ विचार? हाँ, अनुपान या सहपान, ऐसा जो दो बोला जाता है वो अलग है। सहपान यानी दवा मिक्स करके उसके साथ जानी चाहिए, और अनु यानी पीछे से जाने वाला, अनुज बोलते हैं ना छोटे भैया को, तो बड़ा भैया चल रहा है उसके पीछे छोटा बच्चा जा रहा है। वैसा अनुपान यानी पहले दवा ले ली और उसके पीछे जो पान आता है वो अनुपान है। तो उससे क्या होता है, औषधि का गुण बढ़ता है, दोष कम हो जाता है, शरीर में जल्दी जल्दी वो फैल जाता है, और जिस धातु के ऊपर, दोष के ऊपर जाना है वैसा उसका हम काढ़ा, घी, मध वगैरह कुछ, शहद वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। बच्चे लोगों को अनुपान की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, मीठा करके वो बना देते हैं, लेकिन उसमें अगर खाना खाने के साथ आप देते ना तो प्राण के ऊपर उसका काम हो जाता है, जल्दी जल्दी असर आ जाता है। तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां मध्यम मार्ग की है, पक्षोज जैसी बीमारियां है, MND जैसी बीमारियां है, या एसिडिस की बीमारियां है, तो उसमें आप मुहुर्मुहु दवा भी दे सकते हैं, काढ़े के हिसाब से, काढ़े में डालकर वगैरह।
बाकी अन्नादो विघ्ने आपाने समाने मध्येशिते वगैरह आपको पता ही है कैसा देना है। तो साथ में जो दवा जाती है उसका दोषों के ऊपर ज़्यादा पहले गहरा असर देखना चाहिए, क्योंकि तथा तैलम घृतम मधु ये जो बताया है शरीर के दोष के लिए, तो वात रहे तो तेल, घी जो है पित्त के लिए और कफ के लिए मध, ऐसा हम सेवन करते हैं। तो हमारी से पहली सोच ये होनी चाहिए कि दोष के ऊपर काम हो जाए, अग्नि का संदूषण हो जाए, तो धातु और मैल अपने आप अच्छे होने लगते हैं। ये जो सोच है वो सहपान अनुपान में दी जाती है। एक अलग बात है, रसरत्न समुच्चय वगैरह जो ग्रंथ है उसमें धातुओं के भस्म बताया है, और वो भस्म 125 मिलीग्राम अ डे, सुबह शाम भी ले सकते हैं, और उसके अलग अलग अनुपान दे दिए हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए उसका फायदा बताया। तो उस वक्त उस दवा जो है वो इम्पोर्टेंट है, संप्राप्ति कोई भी भंग कर सकता है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाली जो चीज़ है वो अनुपान रहती है ना। तो ये सब अलग है। अभी समझो हम एयरपोर्ट के यहाँ विमान से आ गए, तो वहाँ से कोई रिक्शा से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई बैलगाड़ी से जाएगा, कोई और खुद की कार से जाएगा, है ना। तो जिसकी जैसी ताकत रहेगी वैसा हो जाता है, लेकिन उसका घर पर पहुँचने का जो टाइम है वो उससे तय हो जाता है। तो काल का बहुत सारा सोचना अनुपान के बारे में होता है। लोगों को लगता है कि वो गुण बढ़ाता है वगैरह, जो मैंने बताया इतना ही है, ऐसा नहीं है। काल जो है उसके ऊपर उसका गहरा असर रहता है। काल होमोजीनियस है, लीनियर है, लेकिन उसमें हम भेद करके उसका असर अच्छी तरह से दे सकते हैं। समझो शतावरी है और उससे शुक्र बढ़ता है, हमें पता है, प्राय सद्य शुक्र करा पया बताए, तो वो दूध आपने ढेर सारा पी लिया तो बहुत सारा शुक्र बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अग्नि जरण शक्ति बीच में बैठा है। तो हमें आपको उस वक्त उसमें चातुर्य डालनी होगी, तो और ज़्यादा दूध आप पी सकते हैं, है ना। तो उसके ऊपर अच्छा असर हो जाएगा। कई जगह के लोग भैंस का दूध जो है उसमें सोडा डालते हैं और पीते हैं, वो तो क्षार है भाई। क्षार और दूध या लवण और दूध एक साथ मिला दिया जाए तो वो मध उत्पन्न करता है, ऐसा धर्मशास्त्र बताता है। लेकिन ये सोच रख दी और कभी कभार ले लिया तो शुक्र जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षार जो है वो पुरुषत्व का नाश करने वाला है। उसके साथ दे दिया तो दूध जोर से वहां पर उठता है खले को पतने से। तो कभी कभार ये करने की चीज है। और यही कारण है कि दही जो है ना, नहीं खाना है बोलते लोग, जिनको ऑजोस्पर्मिया या ऑलिगोस्पर्मिया है उनको दही के साथ दवा दी जाए शुक्रवर्धक, तो ज्यादा अच्छा शुक्र बढ़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इटली के सब लोग मर जाते, वो योगर्ट ही खाते ज्यादा, है ना, पिज्जा और योगर्ट, है ना। तो आयुर्वेद जहाँ जहाँ है वहाँ ही सब लोग दीर्घायु है, ऐसे कोई बात नहीं है। जहाँ आयुर्वेद नहीं है वहाँ भी लोग उनका जीवन जो है वो पनप रहा है उधर, है ना। हो गए, चलो। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे दोषो जीमद्यावे पसाय दाने लेखरांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पडो मैत्रीवांचे दुरितांचे निर्दाओ विश्व सधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात ईश्वर इच्छांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंता मणीचे गाव बोलते अर्णव श्रीकांचे मार्तंड दे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे ऋतू किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी ती लोकी बजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपदवी ये विशेषी लोकी ये दृष्टादृष्ट विजय व्हावेची हे तमणेची विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञानदेवो स्फिया झाला येणेवरे ज्ञानदेवो स्फिया झाला येणेवरे ज्ञानदेवो स्फिया झाला।